नमस्कार दोस्तों, मेटामॉर्फोसिस कहानी जो कि फ्रांस काफ्का द्वारा लिखी गई है, उसका भाग चौथा लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। पहले पखवाड़े में तो उसके माता-पिता उसके कमरे के अंदर आने का साहस ही नहीं बटोर पाए थे। उसने उन्हें प्रायः ही बहन की प्रशंसा करते ही सुना, जबकि इसके पहले वे उसे नकारा और कामचोर बेटी ही घोषित करते रहते थे। लेकिन इन दिनों दोनों ही दरवाजे के बाहर खड़े उसकी राह देखा करते थे, जब उसकी बहन उसके कमरे की सफाई करती रहती थी और जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती, उसे तत्काल कमरे के बारे में विस्तार में उन्हें बताना पड़ता था। ग्रेगोर ने क्या खाया, आज उसका व्यवहार कैसा था और क्या उसकी हालत में कोई सुधार हुआ है? हालांकि उसकी माँ ने कुछ ही दिनों बाद उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उसके पिता और बहन ने उनका विरोध किया था, और जिन्हें ग्रेगोर ने ध्यान से न केवल सुना ही था बल्कि उन तर्कों से पूर्णतः सहमत भी था। लेकिन बाद में तो उन्हें जबरदस्ती रोकना पड़ा था, जब वह चीख कर बोली थी, मुझे ग्रेगोर के पास जाने दो, वो आखिर मेरा अभागा बेटा है। मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा है कि नहीं। ग्रेगोर की भी यही राय थी कि उन्हें आने देना चाहिए, हर दिन न सही तो कम से कम हफ्ते में एक बार। वे परिस्थिति को भली भांति समझती हैं, कम से कम उसकी बहन से तो बेहतर ही, जो अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद अभी थी तो बच्ची ही। हालांकि उसने इस कठिन काम को अपने हाथ में बिना सोचे विचारे बच्चों की तरह ही लिया है। अपनी माँ को देखने की इच्छा ग्रेगोर की जल्दी ही पूरी हो गई थी। दिन के समय खिड़की में जाकर स्वयं को दिखाने की उसकी कतई इच्छा नहीं थी, अपने माता पिता के बारे में सोचकर। लेकिन जितनी भी गज जमीन उसके आसपास थी, उसमें रेंगने में भी अब उसकी कोई रुचि नहीं थी। ना ही वह पूरी रात आराम से सोने के लिए ही तैयार था। इन दिनों उसकी रुचि भोजन में भी तेजी से खत्म होती जा रही थी। इसलिए मात्र मनोरंजन के लिए उसने दीवार और सीलिंग पर आड़े तिरछे चलना शुरू कर दिया था। सबसे ज्यादा आनंद उसे सीलिंग में लटकने में आता था। फर्श पर लेटने से वह कहीं बेहतर था। वहां ऊपर आराम से सांस ली जा सकती थी और देह आराम से आगे पीछे झूलती रहती थी, और इस लटके रहने में उसे आनंद आता था। और जब वह सीलिंग छोड़ फर्श पर टप से गिरता था, तो उसे बहुत मजा आता था। अब वह अपनी देह को भली भांति समझने लगा था और उस पर उसका अधिकार पहले से अधिक हो गया था। साथ ही इतने ऊपर से गिरने के बावजूद उसे चोट नहीं लगती थी, ना ही कोई नुकसान ही होता था। उसकी बहन ने ग्रेगोर की इस नई आदत को जल्दी ही समझ लिया था, क्योंकि वह जहां से भी रेंग कर गुजरता था, उसके नीचे चिपचिपे द्रव की एक परत वह छोड़ता चला जाता था। इसे देखकर बहन के मन में आया कि रेंगने के लिए उसे अधिक से अधिक जगह देने के लिए कमरा कुछ खाली करने के लिए बीच में रखे फर्नीचर को हटा दे तो कैसा रहे, ताकि उसे रेंगने में कोई बाधा ना हो, जैसे लिखने वाली टेबल और दराजों वाली मेज। बस इससे अधिक तो उसकी क्षमता के बाहर था। वो अपने पिता से सहायता मांगने की तो हिम्मत बटोर नहीं सकती थी। और जहां तक नौकरानी का प्रश्न था, 16 वर्षीय जिसने महाराजन के जाने के बाद रुकने का साहस दिखाया था, उससे तो सहायता के लिए कहने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि उससे पहले ही किचन के दरवाजे को हमेशा बंद रखने की अनुमति मांग ली थी और बुलाने पर ही दरवाजा खोला करती है। अतः उसके पास कोई राह नहीं बची थी सिवाय माँ से सहायता मांगने के। उस 1 घंटे में जब पिता बाहर जाते हैं, वह सहर्ष तैयार हो गई थी, प्रसन्नता और उत्सुकता के साथ, और जो ग्रेगोर के कमरे की दहलीज पर कदम रखते ही कपूर की तरह उड़ भी गई थी। ये तो स्वाभाविक ही था कि पहले ग्रेगोर की बहन ही सुनिश्चित करने भीतर गई थी, स्थिति का जायजा लेने के लिए, माँ के आने से पहले। हड़बड़ाहट में ग्रेगोर ने चादर को मोड़ तोड़ कर ऐसे लटका दिया था जैसे उसे यूं ही सोफे पर फेंक दिया गया हो, और माँ को देखने के लिए इस बार वहां झांका भी नहीं। उसने माँ को देखने के आनंद को दबाए रखा था और यही सोचकर गदगद हो रहा था कि वह कम से कम कमरे में आई तो। आइए भीतर आ जाइए, वो दिखाई नहीं देगा, उसकी बहन ने माँ का हाथ पकड़ भीतर लाते हुए कहा था। ग्रेगोर ने 2 स्त्रियों द्वारा वजनदार पेटी को उठाते सरकते सुना। हालांकि मेहनत बहन ही अधिक कर रही थी। वह माँ की शिकायतों को भी नहीं सुन रहा था, जो अधिक थक जाने की आशंकाएं व्यक्त कर रही थी। उन्हें उठाधरी में बहुत समय लग गया था। 15 मिनट तक तो पेटी को हिलाने डुलाने और सरकाने के बाद उसकी माँ ने पेटी को वहीं छोड़ देने को कहा। वह एक तो बहुत वजनदार थी, और साथ ही उसे पिता के आने के पहले तक उचित जगह पर पहुंचाया भी नहीं जा सकता था, और इस तरह कमरे में बीचों बीच छोड़ देने से मात्र ग्रेगोर के चलने फिरने में परेशानी ही बढ़ेगी। दूसरी ओर ये भी तय नहीं था कि पूरे फर्नीचर को हटाने से ग्रेगोर को कोई विशेष सहायता मिल ही जाएगी। उनकी अपनी सोच थी। खाली दीवारों को जब देख उनके दिल को भारी घबराहट होने लगी, तो ग्रेगोर को भी वैसा ही महसूस होने लगा।
और ये भी तो सच है कि वह इतने दिनों से अपने फर्नीचर के साथ रह रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसको हटाने से उसका अकेलापन और बढ़ जाए। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता? उन्होंने बेहद धीमी आवाज में अपनी बात पूरी की। सच तो ये था कि वे शुरू से फुसफुसाकर बोल रही थीं, जैसे चाहती हूँ ग्रेगोर ना ही सुने तो बेहतर है। जिसके कमरे में होने के सही स्थान से वे पूरी तरह अनजान थी। वे चाहती थी कि उनकी आवाज उसके कानों में ना ही पड़े, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वह उनके शब्दों को ना तो सुन सकेगा और ना ही समझ सकेगा। तुम्हें नहीं लगता कि फर्नीचर को हटाकर हम ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमने उसके सामान्य होने की पूरी उम्मीद छोड़ दी है और उसे भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है? मेरे विचार से तो उसके कमरे को जैसे का तैसा ही छोड़ देना चाहिए, ताकि जब वह लौटे तो उसे अपना कमरा ज्यों का त्यों मिले। इससे उसे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे भूलने में मदद मिलेगी। अपनी माँ के शब्दों को सुन ग्रेगोर को एहसास हुआ कि पूरे 2 महीने तक मनुष्यों की तरह बात ना करने और जीवन की एक रास्ता से वह विभ्रम में पड़ गया था। अन्यथा वह स्पष्टतः इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता कि वह कमरा पूरा तहे दिल से खाली ही चाहता है। क्या वह वास्तव में चाहता था कि उसकी आरामदायक ऊष्मा से भरा कमरा, जिसमें पुराना परिचित फर्नीचर यथास्थान रखा है, और उसे नंगे डेन में परिवर्तन करा देना चाहता है, ताकि वह बिना किसी विघ्न बाधा के सभी दिशाओं में रेंग सके? लेकिन इसके साथ ही पूर्व मानवीय जीवन को पूरी तरह भूलकर वह विस्मृति की कगार पर था और माँ की आवाज को, जिसे उसने बहुत समय से नहीं सुना था, उसे वापस खींच लिया है। नहीं, उसके कमरे में से कुछ भी बाहर नहीं ले जाना चाहिए। हर वस्तु जस की तस रखी रहनी चाहिए। मानवीय स्थिति के लिए उसके फर्नीचर को यूं ही रहना आवश्यक था, और यदि फर्नीचर से उसके व्यर्थ गोल गोल रेंगने में बाधा पड़ती है, वह कोई बाधा नहीं है, बल्कि अंततः उसके लिए हित में ही साबित होगी। दुर्भाग्य से उसकी बहन की राय विपरीत थी। अकारण ही उसकी ये राय नहीं बनी थी कि वो ग्रेगोर के विषय में अपने माता पिता की तुलना से कुछ ज्यादा जानती समझती है। इसलिए माँ की राय विरुद्ध उसने निश्चय कर लिया था कि कमरे से पेटी और लिखने की टेबल को यहाँ से हटाया ही जाना चाहिए। साथ ही सोफे को छोड़कर सब कुछ यहाँ से उठाना चाहिए। यह निश्चय कैशोर्य सुलभ जिद से नहीं जन्मा था, बल्कि पिछले दिनों के उत्पन्न हुए उसके अनुभव से था। उसकी समझ में आ गया था कि ग्रेगोर को रेंगने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है। साथ ही उसने ग्रेगोर को कभी भी किसी फर्नीचर का उपयोग करते हुए नहीं देखा था। दूसरा कारण था कि वह उत्साह से, जो किशोरावस्था में एक गुण होता है, जिसके अनुसार ग्रेटी अपने भाई की परेशानियों की कल्पना कर कुछ अधिक सहायता करना चाहती थी। इस कमरे में खाली दीवारों के बीच, जिसमें ग्रेगोर अकेला रहता है, उसमें उसके अलावा और कोई पैर रखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और इसलिए वो अपने निश्चय पर अडिग रही थी। माँ के लाख समझाने बुझाने के बावजूद, जो ग्रेगोर के कमरे में वैसे भी कुछ घबराई हुई लग रही थी, अंततः वे थक हार कर चुप हो गई और अपनी बेटी की सहायता पेटी सरकाने में भरसक करती रही थी। अब पेटी के बिना तो ग्रेगोर काम चला सकता था, लेकिन लिखने की डेस्क तो उसे किसी भी सूरत में रोकनी ही थी। जैसे ही दोनों महिलाएं कांखती कराहती पेटी को कमरे से बाहर लेकर आईं, ग्रेगोर ने सोफे के नीचे से सिर बाहर निकाला, यह सोचते हुए कि पूरी सावधानी के साथ इसमें कैसे बाधा पहुंचाए। अब ये उसका दुर्भाग्य ही समझिए कि उसकी माँ कमरे में पहले लौट आई और ग्रेटी को पेटी को दूसरे कमरे में सरकाने और जमाने के लिए छोड़कर। हालांकि वह अकेली उसे हिला पाने में भी समर्थ नहीं हो पा रही थी। अब माँ की आदत तो उसे देखने की थी नहीं। उसे देख तो वे बीमार भी पड़ सकती थी। इसलिए ग्रेगोर घबराकर सोफे के दूसरे कोने की ओर भागा, लेकिन इसके बावजूद हिलती चादर तो वह छोड़ ही गया था। बस इतना पर्याप्त था उन्हें सावधान होने के लिए। वे एक क्षण को स्थिर खड़ी रहीं और फिर तुरंत ही उल्टे पैर ग्रेटी के पास चली गई थी। हालांकि ग्रेगोर लगातार स्वयं को आश्वस्त करता रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो बहुत चिंतनीय हो, बस फर्नीचर को ही तो यहाँ से हटाया जा रहा है। लेकिन नहीं, उसे बहुत जल्दी ही स्वीकारना पड़ा कि इन दोनों स्त्रियों के बार बार यहाँ वहां घूमने, उनकी लंबी सांसें, फर्नीचर के फर्श से रगड़ने की आवाजें, उसके चारों ओर बढ़ता शोर, सब मिलकर उसकी सहन शक्ति के बाहर होता जा रहा है। और वह कितना ही अपने सिर और पैरों को सिकोड़े, उसने स्वयं से कहा, वह इसे अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
वे उसके कमरे को पूरी तरह साफ करने में जुटी थीं, उस प्रत्येक वस्तु को वो हटा रही थी जिससे उसे प्यार रहा है। वह चेस्ट जिसमें वह अपना नेल कटर और दूसरे आवश्यक औजार रखा करता था, उसे तो वह पहले ही घसीट ले जा चुकी थी, और अब वे राइटिंग टेबल को ढीला करने में व्यस्त थीं, जो एक प्रकार से फर्श पर गड़ ही गई है, डेस्क जिस पर उसने अपना पूरा होमवर्क किया है जब वह कमर्शियल एकेडमी और ग्रामर स्कूल में था। अब उसके पास दोनों माँ और बहन की सदिच्छा के विषय में सोचने का समय नहीं था। उनके अस्तित्व को वो एक प्रकार से भूल चुका था, क्योंकि वो इतनी पस्त हो चुकी थी कि वे चुपचाप मेहनत किए जा रही थी और केवल उनके पैरों की भारी आवाजें ही उसे सुनाई पड़ रही थी। बस वह तेजी से भागा। दोनों स्त्रियां उस समय अगले कमरे में राइटिंग टेबल पर झुक अपनी सांसें सम कर रही थीं। उसने 4 बार दिशा बदली, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पहले किसे बचाए। सामने की दीवार की ओर गया, जो पहले ही खाली हो चुकी थी। वहां उसने फर से लदी महिला की फोटो को टंगा हुआ देखा। तुरंत रेंग कर वह वहां पहुंचा और उसके कांच से सट गया, जो पकड़ने के लिए अच्छी सतह थी और जो उसके गर्म पेट को आराम भी दे रही थी। ये फोटो जो पूरी तरह उसके नीचे छिपी है, इसे वह किसी को भी नहीं हटाने देगा। उसने लिविंग रूम की ओर दरवाजे से दोनों स्त्रियों को आते हुए देखने के लिए सर घुमा लिया। वे अधिक आराम किए बिना वापस आ रही थी। ग्रेटी अपनी माँ को हाथों से सहारा दे रही थी। अच्छा, तो अब हम क्या उठाएंगे? ग्रेटी ने चारों ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें दीवार पर ग्रेगोर से मिली। वह घबराई नहीं, बल्कि शांत रही, क्योंकि माँ वहीं थी। उसने माँ की ओर सिर घुमाया ताकि वे ऊपर ही ना देखें, और लरजती आवाज में कहा, आइए हम कुछ देर लिविंग रूम में चलकर बैठे। उसका इरादा ग्रेगोर ने समझ लिया। वह माँ को आराम से सुरक्षित जगह बैठाकर उसे दीवार से भगाना चाहती थी। ठीक है, उसे कोशिश करने दो, वह फोटो से चिपका रहेगा। उसे छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। सीधे उड़कर वह ग्रेटी के चेहरे पर जाएगा। ग्रेटी के शब्दों से माँ बेचैन हो गई थी, और एक कदम एक और रख उनकी दृष्टि भूरे बड़े वॉलपेपर पर पड़ी, और इससे पहले कि वे निश्चिंत हों कि उन्होंने जो देखा है वह ग्रेगोर ही है, वे घरघराती आवाज में जोर से चीखीं, हे भगवान! उफ! और हाथ पसार कर सोफे पर धम से गिर पड़ी, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ग्रेगोर! उसकी बहन ने उसे घूरते हुए मुट्ठी हिलाई। ये पहली बार था कि कायांतरण के बाद जब उससे वह सीधी बात कर रही थी। ग्रेटी तेजी से दूसरे कमरे में माँ को होश में लाने के लिए कोई गंध लेने चली गई। ग्रेगोर उसकी सहायता करना चाहता था, लेकिन वह फोटो को भी बचाना चाहता था। इसलिए वह कांच से चिपक गया था। उसे स्वयं को जोर से खींचना पड़ा, और फिर वह बहन के पीछे अगले कमरे की ओर दौड़ पड़ा था, जैसे बहन को सलाह देने वाला हो, जैसा वह हमेशा करता आया था। लेकिन उसके पीछे जाकर असहाय सा खड़ा हो गया था, जो वहां रखी छोटी बोतलों को उठा उठा कर देख रही थी, और जब उसने यूं ही मुड़कर देखा तो वह उसे वहां देखकर चौंक गई थी। हाथ में पकड़ी बोतल हाथ से छूटी और फर्श पर तड़ाक से गिर टूट गई। कांच का एक टुकड़ा ग्रेगोर के चेहरे पर लगा, और कोई हानिकारक दवा छपाक से उस पर पड़ी। बिना 1 मिनट रुके ग्रेटी ने सभी बोतलें हाथ में उठाईं और उन्हें ले माँ के पास चली आई, और कमरे के भीतर होते ही पैर के धक्के से दरवाजे को बंद कर दिया। ग्रेगोर अपनी माँ से दूर हो चुका था, जो शायद उसी के कारण मृत्यु के मुंह में पड़ी थी। बहन के आतंकित हो जाने की आशंका से वह दरवाजा खोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता था, और आत्मभर्त्सना और माँ की स्थिति से परेशान हो वह लगातार रेंगने लगा, दीवारों पर, फर्नीचर पर और सीलिंग पर। निराशा के कारण पूरा कमरा चारों ओर घूमने लगा था, और फिर वह बीच में रखी टेबल पर गिर गया था। कुछ देर तक ग्रेगोर वैसे ही पड़ा रहा। वह कमजोरी महसूस कर रहा था, और चारों ओर फैली खामोशी शायद एक शुभ संकेत ही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नौकरानी किचन में बंद थी, इसलिए ग्रेटी को दरवाजा खोलना पड़ा। पिता थे। ये सब क्या हो रहा है? भीतर आते ही उनके पहले शब्द थे। शायद ग्रेटी के चेहरे ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। ग्रेटी ने भरे गले से उनके सीने में मुंह छिपाते हुए कहा, माँ बेहोश हो गई थी, लेकिन अब वे ठीक है। ग्रेगोर छूट गया है। बस इसी का तो मुझे डर था, उसके पिता ने कहा। यही तो मैं तुमसे बार बार कहता आ रहा था ना, लेकिन तुम औरतें किसी की सुनती कहाँ हो। ग्रेगोर को अंदाजा हो गया कि उसके पिता ने ग्रेटी की बात से अर्थ का अनर्थ निकाल लिया है, और ये स्वीकार लिया है कि ग्रेगोर ने कोई न कोई खतरनाक काम को अवश्य ही अंजाम दिया है। स्वाभाविक है, ग्रेगोर को अपने पिता को सांत्वना देनी ही होगी, चूंकि उसके पास ना तो समय था और ना ही संतुष्टि का कोई साधन। अतः वह जो कर सकता था उसने किया।
उड़ा और अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर दुबक कर बैठ गया, ताकि जब भी वे हॉल में इधर आए तो उसे देख लें कि उनके बेटे के इरादे नेक हैं और वह अपने कमरे में जल्द से जल्द चला जाना चाहता है और उसे जबरदस्ती वहां ले जाने की आवश्यकता नहीं है। बस दरवाजे के खुलने भर की देर है और वह भीतर चला जाएगा। किंतु उसके पिता इतने अच्छे मूड में थे ही नहीं। ओह! भीतर से आते ही उनके मुंह से निकला। क्रोध और प्रसन्नता से भरी आवाज थी उनकी। ग्रेगोर ने अपना सिर दरवाजे से उठाया और अपने पिता की ओर देखा। ये सच था कि ये उसके पिता नहीं थे, जैसी उसने कल्पना की थी। वह जानता था कि पिछले दिनों में लगातार सीलिंग पर रेंगते रहने के मनोरंजन में कुछ अधिक ही व्यस्त रहा होगा। उसने फ्लैट में होती गतिविधियों और बातचीत में पहले की तरह रुचि नहीं ली थी और उसे इस बीच हुए परिवर्तनों को स्वीकारने के लिए तत्पर रहना था। लेकिन लेकिन क्या यही उसके पिता हैं? वह व्यक्ति जो पलंग पर थका हुआ सा दिखा करता था जब भी ग्रेगोर अपने व्यावसायिक यात्राओं से बाहर निकलता था, जो शाम को लंबी आराम कुर्सी पर ड्रेसिंग गाउन में बैठे उसका स्वागत करते थे और जो अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे, बस हाथ उठाकर स्वागत करते थे। उन गिने-चुने अवसरों पर जब वे परिवार के साथ बाहर जाया करते थे, तो ग्रेगोर और उसकी माँ के बीच में चला करते थे। माँ, जो बेहद धीमी चाल से चलती थीं, लेकिन वे तो और भी धीमे चला करते थे। अपने ओवरकोट में ढके एक-एक कदम बेंत के सहारे किसी तरह चलते थे। बेंत को वे प्रत्येक कदम के बाद सावधानी से रखा करते थे और जब भी उन्हें कुछ कहना होता था, तो वे रुक जाया करते थे और जो भी उनके पास होता था, उसका सहारा ले लिया करते थे। और जब वे वहां खड़े थे, पूरी तरह स्वस्थ, सोने के बटनों वाली नीली यूनिफॉर्म में, जैसे बैंक के संदेश वाहक पहनते हैं। उनकी दोहरी ठोडी जैकेट के कॉलर को ढकती हुई झाड़ियों जैसे भौं से उनकी काली आंखें पैनी और ताजगी भरी थी। उनके पहले के बिखरे सफेद बाल कंघी से बराबर दो भागों में बटे थे। उन्होंने अपनी कैप उतारी, जिस पर सुनहरा मोनोग्राम बना था, शायद किसी बैंक का बैज, और उसे ऐसे अंदाज में फेंका कि पूरे कमरे का चक्कर लगा सोफे पर जाकर गिरी। फिर ओवरकोट को पीछे कर हाथों को पैंट की जेब में डाले वे गंभीर मुद्रा में ग्रेगोर की ओर बढ़े। लग तो यही रहा था कि उन्हें पता ही नहीं था कि वे क्या करना चाहते हैं। बहरहाल उन्होंने अपने पैर कुछ ज्यादा ही ऊपर उठाए और ग्रेगोर उनके असामान्य जूतों के आकार को देख मूढ़ सा रहा। लेकिन ग्रेगोर उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अपने नए जीवन के पहले दिन से उसे पता था कि उसके पिता उसे कठोर दंड देने के पक्ष धर रहे हैं और इसलिए पिता के कुछ करने से पहले ही वह दौड़ पड़ा। उनके रुकने पर रुकता और उनकी जरा सी हरकत के साथ ही आगे बढ़ जाता था। इस तरह उन दोनों ने कमरे के कई चक्कर बिना किसी निर्णयात्मक घटना के लगाए, लेकिन यह पूरा घटना चक्र पीछा करना भी नहीं लग रहा था, क्योंकि सब कुछ बेहद धीमी गति से हो रहा था। ग्रेगोर ने फर्श को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके दीवार या सीलिंग पर जाने को दुस्साहस न मान लिया जाए। लेकिन इस तरह वह अधिक समय तक नहीं चल सकता था, क्योंकि जहां उसके पिता एक कदम ही रख रहे थे, उसे बहुत कुछ करना पड़ता था उतने समय में। वह बेदम हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे अपनी पिछली जिंदगी में वह फेफड़ों पर ज्यादा निर्भर नहीं रह पाया करता था। लड़खड़ाते हुए दौड़ने में वह अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था, साथ ही अपनी आंखें बमुश्किल खुली रख पा रहा था। अर्धबेहोशी में केवल आगे बढ़ने के सिवाय और किसी रास्ते के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। वह ये भूल चुका था कि उसके पास दीवारों की स्वतंत्रता अभी भी मौजूद है। इस कमरे में रखे फर्नीचरों में मुट्ठे और दरारें व्याप्त थीं। अचानक उसके पीछे कुछ धीरे से गिरा और लुढ़क कर सामने आ गया। ग्रेगोर डर कर रुक गया। दौड़ने का अब कोई अर्थ नहीं रह गया था, क्योंकि उसके पिता ने बमबारी का निर्णय कर लिया था। उन्होंने प्लेट में रखे फलों को जेब में भर लिया था और लगातार बिना निशाना लगाए एक के बाद एक सेब उसकी ओर फेंके जा रहे थे। छोटे छोटे लाल सेब फर्श पर ऐसे लुढ़क रहे थे जैसे उनमें चुंबक लगा हो और वो एक के पीछे एक सटते जा रहे थे। बिना ताकत के फेंका एक सेब ग्रेगोर की पीठ पर लगा, फिर लुढ़क कर आगे बढ़ गया। लेकिन उसके बाद आने वाला सेब पीठ पर जोर से लगा। ग्रेगोर स्वयं को आगे घसीट ले जाना चाहता था, जैसे भयंकर दर्द को पीछे छोड़कर जा सकता हो। लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसी स्थान पर उसे कील से ठोक दिया गया हो। वह वहीं अपनी इंद्रियों को भूल लेटा रह गया। अपनी चेतना के अंतिम क्षणों में उसने अपने दरवाजे को आवाज करते खुलते और उसकी माँ को चीखते हुए बहन के आगे झपटते हुए देखा। वे अपनी अधोवस्त्रों में थी, क्योंकि उनकी बेटी ने उन्हें आराम से सांस लेने के विचार से उनके कपड़ों को ढीला कर दिया था, ताकि वे होश में आ सकें। उसने माँ को पिता की ओर तेजी से बढ़ता देख आगे बढ़ते हुए
उनका पेटीकोट खिसककर फर्श पर गिरा और उसमें उलझकर वे सीधे पिता के ऊपर गिरी और उन्हें बाहों से पकड़ लिया। लेकिन यहीं पर ग्रेगोर की दृष्टि धुंधली हो गई। उस समय माँ के हाथ पिता की गर्दन पर थे और वह बेटे की जिंदगी की दुहाई मांग रही थी। दोस्तों, इस कहानी का अंतिम भाग सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ रोशनी और आप सुन रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।